कल हमने एलसीएम ज्ञात किया, एचसीएफ ज्ञात किया, समझा उसे। आज हम वास्तविक संख्याएं, दो पूर्णांकों के बीच में महत्वपूर्ण रिलेशनशिप होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड ग्रीक के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, यूनान के। उन्होंने दो पूर्णांकों पर आधारित एक प्रमेयिका दी है। देखिए, उसके बारे में हम समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये एक ऐसा प्रमेय है कि जब गणित के भीतर जब दो पूर्णांकों का एक दूसरे में भाग दिया जाता है तो उसके मेन मुख्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है ये। आइए, जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल व शेषफल प्राप्त होता है। माना कि पहला पूर्णांक f(x) है तथा दूसरा पूर्णांक g(x) है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो पूर्णांकों का आपस में जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दिया जाता है तब हमें भागफल व शेषफल प्राप्त होता है। उसी के आधार पर हमें यूक्लिड एक वैज्ञानिक हैं, ग्रीक के, यूनान के, उन्होंने इस प्रमेयिका का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए देखिए, जब हम पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देंगे, देखिए यहां पर यह पहला पूर्णांक में हम भाग दे रहे हैं दूसरे पूर्णांक का g(x), तो हमें यहां पर भागफल प्राप्त होता है। भागफल को हम qx से शो करेंगे और यहां पर हमें शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर rx। दो पूर्णांकों के भीतर पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का हम भाग देंगे। पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दिया, हमें भागफल प्राप्त हो गया और हमें शेषफल प्राप्त हो गया। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। rx का मान शेषफल, rx मीन्स शेषफल हमेशा यहां पर 0 होगा। कुछ स्थितियों में शेषफल 0 नहीं होगा, उस स्थिति में हम उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। और जब शेषफल 0 होता है तब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। हमें ऐसा लगता है दोनों एक ही चीज है। जब शेषफल 0 होगा तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह सकते हैं उसे, और जब शेषफल कुछ हो, यहां पर कुछ अंक प्राप्त हो हमें, उस कंडीशन में जब Rx का वैल्यू छोटा होगा Gx से, हम आगे इस प्रकार और लिख सकते हैं, भाजक Fx भाजक Gx भागफल Qx प्लस शेषफल रिमाइंडर Rx। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आइए इस प्रमेयिका के आधार पर हम कुछ आगे प्रश्नों को हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। हमने अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रमेयिका की सहायता से दो पूर्णांकों का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम सीखेंगे। देखिए आप लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। दो पूर्णांक हमें यहां प्राप्त हुए हैं, 237 व 81। इन दोनों को का एचसीएफ हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज यहां पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना समझ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि पहला चरण, प्रथम चरण, यहां पर देखना है कि 237 इज मोर देन इज 81। 237 बड़ा है 81 से, अर्थात हम 237 में 81 का भाग लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन, यहां पे नाम से ही विदित है विभाजन, मतलब भाग देना है हमें। प्रथम चरण में हम भाग देंगे 237 में 81 का भाग देंगे। यहां पे देखिए आपको 81 का गुना इतनी बार करना है कि 237 से कम आए, ज्यादा न जाए। आप करके देख लीजिए। हम करके देखते हैं। यहां पर शायद 3 से करके देखिए। 3 एकम 3, 3 8 24, 243 ज्यादा हो जाता है 237 से। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए 2 बार गुना करेंगे। 2 बार गुना करने पर हमें 2 एकम 2, 2 8 16, 162 प्राप्त होगा। 162 लिखा हमने, भाग गया 2 बार, माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5, एक उधार लिया 13, 13 में से 6 गया 7, और 1 में से 1 गया 0, 75। ये पहला चरण हमारा पूरा हो गया। अब देखो पहले चरण को हमने क्या किया, 237 बराबर 81 इंटू 2 प्लस शेषफल 75। यहां देखिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हो रहा है। यहां पर कैसे,
भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। लिखा? आप करके देख लीजिए, क्या ये हमारा 237 आ रहा है? 81 में 2 का गुना कीजिए, 81 में 2 का गुना 162 आया, 75 जोड़िए इसमें 237। देखिए भाज्य हमें प्राप्त हो गया 237। यह प्रथम चरण हुआ। अब हम यहां पे देखिए शेषफल 0 नहीं है, यहां लिखेंगे हम शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 लेके आना है। जब तक हमारा एचसीएफ हमें प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आएगा। आगे देखिए, दूसरे चरण में जो पहले चरण का भाजक था वो दूसरे चरण में भाज्य बन जाएगा। 75 का भाग लगाना है 81 में, एक बार जाएगा 75, कितना बचेगा? 6 बचेगा। हम दूसरे चरण को लेंगे, दूसरा चरण। दूसरे चरण में हमने 81 में 75 का भाग दिया। 81 इज अ मोर देन 75। अब यही प्रोसेस आपको लिखना है कि 75 इंटू 1, 81 बराबर 75 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर शेषफल 6। यहां पर देखिए दूसरे चरण के अंदर भी शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, हमें शेषफल 0 लेके आना है। देखिए किस प्रकार से लेके आते हैं। शेषफल नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तीसरा चरण, देखिए तीसरे चरण में जो पिछले चरण का भाजक होता है वो अगले चरण में भाज्य बन जाता है 75। भाग लगाइए 75 में 6 का, 6 एकम 6, एक बचा, ऊपर से उतरा 5। शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ यहां पर? 15। हमें शेषफल को प्रत्येक चरण में हमें शेषफल को लेके हुए चलना है। तीसरे चरण में देखिए 75 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस शेषफल 15। यहां देखिए प्रोसेस 6 एकम 6, आगे और भाग जाएगा। अभी आगे और देखिए भाग 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा, हमें यहां पे 3 प्राप्त हुआ है। शेषफल हमें बचा 3, तो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 प्लस 3। एक बार वो देखिए 75 में हमने 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया, एक बचा, 5 ऊपर से उतरा, 15 बना, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया, 3 शेषफल बचा। देखिए यहां पर 12 72 और प्लस 3 75 इक्वल 75। अगली स्टेप में जाएंगे हम लोग, चौथा स्टेप, चौथा चरण। यहां देखिए आप चौथे चरण में क्या होगा कि जो पिछले चरण का भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। 3 दूना 6। यहां पे देखिए मुख्य बात, शेषफल 6 में से 6 गया, 0 प्राप्त हुआ। हमें वहीं रुक जाना है जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए। देखिए चौथे चरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 6 मोर देन 3, 6 बराबर 3 दूना 6 प्लस 0। 3 में 2 का गुना करेंगे 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 बराबर 6। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब मेन चीज, जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, मुख्य बात विशेष रूप से यहां ध्यान देने वाली बात है। सवाल हमारा पूरा हल हो चुका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि जब अंतिम चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, उस चरण में जो भाजक होता है, जिसका भाग दिया जाता है, वही हमारा पूर्णांकों का एचसीएफ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया 3। शायद आपको समझ में आया है। एक दो उदाहरणों की सहायता से हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करना है हमें। प्रैक्टिस मेक मैन द परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करने से हम कंप्लीट होते जाएंगे, पूरी तरह से परफेक्ट होते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है हमें, और दो पूर्णांक 210 और 55 के मध्य में हमें ऐसे ज्ञात करना है। हमारे पास एक विधि है अभाज्य गुणनखंड की विधि, वो हम सीख चुके हैं। आज हम सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। आइए सबसे पहले देखना है हमें 210 और 55 में से बड़ा कौन सा है? 210। तो हमें 210 में 55 का भाग लगाना होगा। 210 में 55 का भाग, ये पहला चरण है। आ जाइए पहले चरण में, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण। 210 मोर देन 55। 55 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है या इतनी बार गुना करना है 55 में से किसी संख्या का कि वो 210 से ज्यादा न हो, कम हो। आइए गुना करते हैं 55 का। कोई दिक्कत नहीं है, गुना करके देख लीजिए, ज्यादा चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वापस दूसरी संख्या को गुना करके देखेंगे। करके देखिए, शायद 3 बार गुना करके देखिए। 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, 165। 165 माइनस कीजिए यहां से, 3 बार गुना किया, 3 बार लिख दीजिए भागफल 165। एक उधार लिया, 10 में से 5 गया 5, 0। एक उधार लिया, 10 में से 6 गया 4, 1 माइनस 1 0। ये प्रथम चरण हो गया हमारा। अब ये महत्वपूर्ण बात, ध्यान देने वाली बात है कि 45 शेषफल बचा आपका। हमें चरणों को अर्थात भाग की क्रिया को, सक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चलना है तब तक जब तक कि हमें शेषफल प्राप्त न हो जाए। जब हमें शेषफल प्राप्त होगा तब हमें एचसीएफ ज्ञात होगा। पहले चरण में हमें शेषफल मिला 45। आइए 210 बराबर 55 इंटू 3 प्लस शेषफल 45। 55 में 3 का गुना हम लोग करेंगे, 165 मिलेगा। 165 में 45 प्लस करेंगे तो हमें 210 प्राप्त होगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। अब यहां पे देखना है हमें कि 45 जो शेषफल है वो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, दूसरे चरण में हम लोग जाएंगे। 45 या लिखेंगे हम यहां पर शेषफल नॉट इक्वल टू 0। जब शेषफल 0 नहीं हो तो हम अगले चरण में जाएंगे। अगले चरण में जाने के लिए जो पहले चरण का जो भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। देखिए भाज्य 55 अब भाज्य बन जाएगा। 45 का 55 में हमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। माइनस कीजिए, 0 1। शेषफल हमें फिर प्राप्त हुआ। प्रत्येक स्टेज में हमें एक बार भाग की क्रिया करना है और शेषफल को देखना है। शेषफल 10 बचा। दूसरे चरण में जाइए, सेकंड स्टेप, दूसरा चरण। दूसरे चरण में 55 में भाग दिया 45 का। 55 बड़ा है 45 से। 55 मोर देन 45।
45 इंटू 1 प्लस 10, 45 इंटू 1 प्लस 10 इक्वल टू 55। ये दूसरा चरण। हम चरण को, स्टेप को आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि शेषफल रिमाइंडर हमें यहां पर लास्ट में 0 प्राप्त न हो। अगले चरण में जब हम बढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पिछले चरण का जो भाजक था वो अब भाज्य बनेगा 45। 10 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है या 10 का भाग हमें इतनी बार लगाना है 45 में कि 45 से कम आए, गुना करें। देखिए 10 चौक 40, 5। शेषफल देखिए अभी भी बचा है, हमें आगे प्रोसेस और लेना पड़ेगा भाग की, अगला चरण। लेकिन अभी हम चल रहे हैं तीसरे चरण में। 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे चरण में चलेंगे। तीसरा चरण, थर्ड स्टेप। यहां देखने वाली बात है कि 45 बड़ा है 10 से, इसलिए हम 45 में 10 का भाग लगाएंगे। शो करेंगे यहां पर 45 मोर देन 10। 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। देखिए यहां पे 10 का गुना हम 4 से करेंगे 40, 40 में हम 5 जोड़ेंगे 45 मिलेगा हमें। इसका मतलब हमारी जो प्रोसेस चल रही है भाग की बिल्कुल सही चल रही है। यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 2 पूर्णांकों में एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में हम भाग देते हैं तो हमें, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का हम भाग देते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात मैसे ज्ञात कर रहे हैं। अगले प्रोसेस में चलेंगे। हमने बताया था अगले प्रोसेस में जाने के लिए जो पिछली प्रोसेस का भाजक है वो अगली प्रोसेस में भाज्य बन जाता है 10। 5 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि 10 आ जाए, 2 बार जाएगा, शेषफल हमें प्राप्त हो गया 0। यही हमारी प्रोसेस रुक जाती है। लेकिन मुख्य बात हम ज्ञात कर रहे हैं एचसीएफ। उत्तर हमारा यहां मिलेगा एचसीएफ। मुख्य बात ध्यान देने वाली यहां पर है एचसीएफ कि जो अंतिम चरण की प्रक्रिया है भाग की, जब हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है उस स्थिति में हम जिस संख्या का भाग देते हैं, अर्थात जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाएगा। यहां पर भाजक कितना है 5, अतः एचसीएफ क्या होगा 5। मैं लिख देता हूं 5 यहां पर। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हुआ। एक समस्या हम आगे और हल करते हैं इसी प्रमेयिका के आधार पर। आइए देखिए। यहां देखिए 1-2 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं ताकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें बहुत आसानी तरह से, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय का है ये। देखिए एक पूर्णांक हमारे पास 420, दूसरा पूर्णांक हमारे पास 130। दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहां पे 420 बड़ा है और 130 छोटा है, तो बड़े के अंदर हम छोटे से विभाजित करेंगे। पहला चरण हम लेंगे यहां पर 420 में 130 का भाग लगाएंगे। आइए इधर से करते हैं इसको हल। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप 420 बड़ा है 130 से। 130 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि 420
420 से छोटा रहे, शेषफल हमें प्राप्त हो। 130 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि 420 से कम आए, अर्थात शेषफल प्राप्त हो। देखिए, गुना करके देख लीजिए। 130 में हम 3 का गुना करके देखते हैं। 0, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 390 हमें प्राप्त हुआ। 3 बार गुना किया, 130 में हमने 3 का गुना किया, हमें 390 प्राप्त हुआ। 30 प्राप्त हुआ हमें शेषफल हमें 30 प्राप्त हुआ। यह पहला चरण पूरा हुआ। आइए पहले चरण को पूरा करते हैं। 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस 30। 130 में 3 का गुना कीजिए, 390 आया। 390 में 30 जोड़ दीजिए, 390 में 30 जोड़ दीजिए, हमें 420 प्राप्त हो जाएगा। ये प्रथम चरण हमारा पूर्ण हुआ। आगे देखिए, यहां पे शेषफल हमें मिल रहा है, अतः प्रोसेस पूरी नहीं हुई, अभी विभाजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वो स्टेज नंबर 2 में हम जाएंगे। सेकंड स्टेप, मैंने बताया था आपको कि सेकंड स्टेप में जो शेषफल है वो तो भाजक बन जाएगा, और जो पहली स्टेप का भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। अब 130 में 30 का भाग लगेगा। 30 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि 130 से या तो 130 आ जाए या 130 से कम रहे, 4 बार जाएगा। 120, 0, 10 मिला, शेषफल 10 मिला हमें। दूसरे चरण में, दूसरे चरण को कंप्लीट कीजिए। 130, 30 इंटू 4, भागफल 30, भाज्य 130, 130, सॉरी, भाजक 30 है, भाज्य 130 है। 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 में 4 का गुना करेंगे 120, 120 में 10 जोड़ेंगे 130। सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई है, शेषफल 0 नहीं हुआ हमारे पास, हम अगली स्टेप में जाएंगे। लेकिन अगली स्टेप में जाने पर हमें मालूम है कि पिछली स्टेप का जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है। शेषफल हमारे पास देखिए, यहां पर शेषफल यहां पे भी लिखना है हमें। शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तीसरी स्टेज में जाएंगे हम। थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप में 10 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि 30 आ जाए। 10 तिया 30। देखिए, शेषफल 0 प्राप्त हो गया हमें। 10 का पहाड़ा 3 बार बोला, 30 आ गया, 30 में से 30 गया 0। जब 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तब हमारा आंसर आ जाता है, एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि अंतिम स्टेज में जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो भाजक होता है, अंतिम चरण की बात कर रहा हूं मैं, अंतिम चरण में जो भाजक होता है वही दोनों पूर्णांकों का HCF होता है। यहां पर भाजक 10 है, अर्थात HCF दो संख्याएं कौन कौन सी है? 130 व 420 का HCF हमें मिलेगा 10। मैं समझता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी।
आगे चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। मैंने आपको पहले भी कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं आपको कि बिना प्रैक्टिस के हम सवालों को आसानी से नहीं कर पाते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको और करवाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। देखिए, मैंने कल करवाए थे इस प्रकार के सवाल आपको क्लास में, आज फिर आप देखिए उस सवाल को। ये एक परिमेय संख्या है p/q रूप की 17/8। यहां पर हमें 17 में 8 का भाग नहीं लगाना है। हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है आगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें इसमें 17 में 8 का भाग लगाना है। देखिए, सत्रह बटा 8। हम एक काम करेंगे, जो हर है हमारे पास, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे 4 प्राप्त होगा, 2 से विभाजित करेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 से विभाजित प्राप्त करेंगे 1 प्राप्त होगा। अर्थात हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 × 2 × 2। अर्थात हम कह सकते हैं 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो 2 की घात 3। गुणा के अंदर घातें जुड़ती है, 1 + 1 2 + 1 3। अगर किसी की घात ना हो, यहां पर घात नहीं है, अगर किसी की घात नहीं होती वहां पर एक घात होती है, गुणा के अंदर घातें जुड़ती है, 1 + 1 + 1 3, 2 की घात 3। तो हम 17/8 को हम 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। लिखा हमने 2 की घात 3। अब देखिए, हर को 10 की घात में बदलने पर 17/8 इक्वल 2 की पावर 3। अब यहां पर देखना है हमें 10 की घात बनाना है, हर को 10 की घात बनाना है। 10 की घात बनाने के लिए हमें यहां पर 5 की घात 3 का गुना करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 की घात 3 का गुना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी संख्या में अगर समान संख्याओं का गुना या भाग कर दिया जाता, समान संख्या मतलब 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का गुना किया, नीचे हर में अंश में गुना किया, हर में भाग लगाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हर को हमें 10 की घात में बदलना है। 10 की घात में कैसे, आइए देखिए। 17/8 बराबर 17 5 की घात 3, 5 की घात 3। नीचे देखिए, जब किसी दो संख्याओं के जब घातें एक जैसी होती है तो उनका आपस में गुना हो जाता है। 2 × 5 की घात 3 बराबर
आगे चलते हैं। 17/8 बराबर 17, 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 3 बार लिखा हुआ है, हम 5 को 3 बार लिखेंगे। 5 × 5 × 5, यहां पे देखिए 5 दूना 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। आगे चलेंगे 17/8, हम 17/8 का दशमलव प्रसार कर रहे हैं बिना भाग की क्रिया के द्वारा। आइए, 5 25, 25 5 125, 125, 10 की घात 3 अर्थात 1000, 1 2 3। आगे चलेंगे, आगे चलिए, 125 में 17 का गुणा कीजिए। 125 में 17 का गुणा करेंगे हम लोग। 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। आगे चलेंगे, 1 का गुणा करेंगे 5, 1 का 2, 1 का 1, 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 9 10 11 की 1 हासिल 1, 21 25। 17 का गुणा हमने किया 125 में, हमें 21 25 प्राप्त हुआ। 17/8 21 25। नीचे देखिए 1000 है, 1 के बाद 3 0, 1 2 3। सवाल हो चुका हमारा। 17/8 का दशमलव प्रसार हमें करना था। 3 0 है तो 3 अंक छोड़ेंगे हम, उसके बाद में दशमलव लगाएंगे। 1 2 और 3 दशमलव यहां लगेगा, अर्थात 2.125। इस प्रकार से 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यह दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली कक्षा में हमने आपको एक संबंध बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध बताया था। उसी संबंध की सहायता से देखिए हम इस प्रश्न को, इस समस्या को कैसे हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 36 व 64 का एचसीएफ ज्ञात करना है। हम एचसीएफ आज हमने बताया आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इससे भी हल कर सकते हो आप। यहां पर हमें दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। 36 का ज्ञात कीजिए, 2 से विभाजित किया 12, 18, 2 से विभाजित किया 9, 3 से विभाजित किया 3, 3 से विभाजित किया 1। इसी प्रकार से 64 का हम अभाज्य गुणनखंड हल करेंगे।
दो तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 8, 2 से भाग लगाएंगे 4, 2 से भाग लगाएंगे 2 और 2 से भाग लगाएंगे 1। इस प्रकार से 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हमने, 64 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। हमें ज्ञात करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए किस प्रकार से 36 व 64 का HCF। देखिए आप 2 2 2 लिख लिया, 2 2 2 लिख लिया। आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसमें 3 है लेकिन यहां पर 3 नहीं है, हम नहीं लेंगे। यहां पर 3 है लेकिन इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है, हम नहीं लेंगे। इधर 2 है लेकिन अब यहां पे हमें 2 प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात HCF में केवल वही गुणनखंड लेंगे जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो। 2 × 2 4, अर्थात 36 व 64 का HCF हमें प्राप्त हो गया 4। सवाल हमें क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दो संख्याएं 36 व 64 का HCF ज्ञात करो। हमने HCF ज्ञात कर दिया, 4 आ गया हमारे पास में। आगे बोलता है कि HCF की सहायता से LCM ज्ञात करो। HCF की सहायता से तो हमें गणित का मूलभूत प्रमेय जो मैंने आपको कल बताया था, पहला पूर्णांक या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या हमारे पास है 36, दूसरी संख्या हमारे पास 64। LCM हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है LCM। HCF हमने मेजर किया है, अभी ज्ञात किया है 4। HCF 4 और LCM हमें ज्ञात करना है। देखिए इधर 36 × 64 इक्वल, गुना में है 4, भाग में आ जाएगा, LCM बच जाएगा। यहां पर LCM हमें ज्ञात करना है। 4 के पहाड़े से 36 को काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 नम 36, 9 × 64, ये LCM हो जाएगा 9 × 64, 64 × 9। गुना करके देख लीजिए, साइड में यहां पर 64 का 9 में गुना करके देख लीजिए, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 6 नम 54, 55 56 57, 576। इस प्रकार से हमें लोएस्ट कॉमन मीन अर्थात लसप प्राप्त होता है 576। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से तीन 3825 अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखे। देखिए आप लोग,
संख्या दी गई है हमारे पास 3825। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करना है तथा गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। आइए 3825 को हम विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के स्थान पर 5 है, 2 की भाजकता का नियम यहां पर नहीं लगेगा। हम अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है, अतः अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 3 की संख्या 3 से विभाजित होगी, अर्थात 3 की भाजकता का नियम यहां पर लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर हम संख्याएं को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 13 14 15। 3 के पहाड़े में 15 आता, 3 की भाजकता का नियम लगेगा। लगाइए 3 की भाजकता का नियम, अर्थात 3 से विभाजित करेंगे। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब आगे टोटल देखा, 3 की भाजकता का नियम नहीं लगेगा। अब 5 की भाजक, इकाई के स्थान पर 5 है, अर्थात 5 की भाजकता का नियम लगेगा। 5 से नियम भाग लगाया, 5 8 40, 2 बचा, 5 25 85। फिर 5 की भाजकता का नियम लगेगा, 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 17 का भाग 1। गुणनफल के रूप में हमें लिखना है दी गई संख्या को 3825। अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 3 × 3, 5 × 5 एंड 17। यहां पर देखिए आप 3 2 बार लिखा हुआ है, 3 × 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2। इस घात को हम एक लिख सकते हैं, 1 और 1 2, इस प्रकार से 2। 5 × 5, 5 की पावर 2 × 17। इस प्रकार से गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड को हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। थैंक यू।